आप देख रहे हैं जी सलाम। गुज़िश्ता शाम सोपोर में मकामी नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई झड़प में एक 9 उम्र लड़का जख्मी हो गया। जी हां, खबरों के मुताबिक अरमापुरा में हिफाजती दस्तों की गाड़ी पर पथराव कर रहे नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए फोर्स ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। रबर बुलेट की जद में आने से 9 साल का रिजवान अहमद शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे फौरन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां पर ऑपरेशन के बाद उसे श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। तो जख्मी नौजवान को श्रीनगर रेफर किया गया। इधर सरहद पर बीएसएफ की बहादुरी से पाकिस्तान सहम गया है। बीएसएफ के एक तर्जुमान के मुताबिक सरहद पर पाकिस्तानी गोलियों का जवाब देते हुए बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के कई बंकर्स तबाह कर दिए। पाकिस्तानी इलाके में बीएसएफ के जवानों ने गोलियों की बारिश कर दी, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनसे जारी जवाबी गोलीबारी रोकने की अपील भी की। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी फौजी की भी मौत हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कार्रवाई रोकने की अपील की। और उसके बाद बीएसएफ ने 19 सेकंड का एक थर्मल इमेजिनरी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें बिना उकसावे के सरहद के दूसरी ओर से गोलीबारी किए जाने के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी चौकी को हुआ नुकसान नजर आ रहा है। जरा के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू बीएसएफ फॉर्मेशन को फोन किया और गोलीबारी रोकने की अपील की। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही कई मकामी लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। तो पाकिस्तानी गोलीबारी का बीएसएफ ने दिया जवाब और बाकायदा वीडियो फुटेज भी जारी किया गया। We have given the reply, and then you may find out, and you can find out from the channels of the Pakistan of the counterpart, and then you can search, and then you'll come to know that how much damage we have created to the counterpart. सरहदी इलाकों में मुसलसल होने वाली शेलिंग और गोलाबारी के सबब किसानों ने रात में खेत में काम करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर आरएस पुरा और अगर हम बात करें सांबा इलाके की, तो यहां पर जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसके चलते किसान खेतों में नहीं जा पाते हैं और दिन में भी निकलने से डरते हैं। और खासतौर से 4-4, 5-5 के ग्रुप में ही अब किसान निकल रहे हैं। दिन में भी सहमे हुए हैं किसान और इससे उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है। और अब ऐसे में उन्होंने रात में काम करने का तय किया है और तब भी अनजाने खौफ से सहमे रहते हैं। 2 जून की रोजी रोटी भी इससे उनकी मुतासिर हो रही। दहशत के मारे किसान दिन में खेतों में नहीं जा पाते हैं। खेती का काम चलता रहे, इसलिए चंद दिनों से आरएसपुरा और सांबा सेक्टर में मुसलसल सीजफायर की खिलाफ वर्जी के बाद इन किसानों ने अब रात में मजबूरन काम करने का फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ किसानों के खेत तो बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए। बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि पाकिस्तान वाले जब देखते हैं हमको तो फायरिंग करते हैं आलातूल। स्नैपर का फायर जो भी है वो फायरिंग आलातूल करते हैं सर। इसलिए हम लोग को जो काम भी है हम लोग रात को ही करते हैं सर। ऐसा है कि अब जिनको तो फायरिंग होती है बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, 100-150 मीटर का फासला है, तो पाकिस्तान दिन को स्नैपर का फायर भी कर सकता है। इसलिए हमें रात में जो फसल काटनी पड़ रही है। दिन को सर बहुत रिस्क है यहाँ पे, क्योंकि वो स्नैपर यूज़ करते हैं, उसमें तो ऑलरेडी 100-150 फीट 200 मीटर का गैप बहुत कम है, तो इसलिए हमें डर ही रहता है दिन को। तो रात को चलो फिर कुछ ना कुछ अंधेरा होता है, उसमें आदमी कम दिखाई देता है। किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट शुरू होने से बांदीपुर और आसपास के अजला में लोगों को काफी राहत मिलने के इम्कान है। तकरीबन 16 साल बाद इस पावर प्रोजेक्ट की तकमील हुई है। इससे 330 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इफ्तिताई तकरीब के दौरान प्रोजेक्ट की शुरुआत पर वजीर आला ने एनएचपीसी टीम को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की थी। दूसरी तरफ एनएचपीसी के चेयरमैन बलराज जोशी ने प्रोजेक्ट में मकामी लोगों के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। जी, ये बलराज जी, किस तरह से आप देखते हैं जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी तारीफ की और तायद भी की कि घर घर बिजली पहुंचाने के लिए जिस तरह से आपका भी शुक्रिया अदा किया, कौन से चैलेंज रहे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में? देखिए, ये किशनगंगा प्रोजेक्ट गुरेज वैली के में इसका डैम स्थित है। आपको जैसे पता है कि एक स्नो बाउंड एरिया रहता है, 6 महीने इसमें रास्ता बंद रहता है। बिल्कुल। और डैम बनाने के लिए जितनी बड़ी मशीनरी की और सब साधनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको उन रास्तों से लेके जाना जो बहुत ही कठिन रास्ते हों, ये एक बहुत जीवट का काम होता है। और हमारे जो टीम जिन्होंने काम किया किशनगंगा की, उनको मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि इतनी मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तकरीबन टाइम पे पूरा किया। जितना हमने सोचा था उतना ही पूरा किया। इसके वजह से जो जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या है वो बहुत हद तक कम होगी, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है। और आपको जैसे मालूम होगा एनएचपीसी ने पहले भी 2009 मेगावाट की यहाँ पे 7 परियोजना बना रखी है और ये 8वीं परियोजना हम लोगों ने बनाई है और कुल मिला के हमारी जो स्थापित क्षमता है वो 2339 मेगावाट हो गई है। इसका 12% हिस्सा जम्मू कश्मीर को मुफ्त दिया जाता है। लोग जो थे उनकी जो डिमांड्स थी क्या किसी हद तक वो पूरी हो पाई कि उनकी ज़मीन चली गई उसके बाद उसको रोज़गार मिलेगा या बाकी चीज़ें मिली? जिस तरह से वज़ीर आला ने भी अपील की कि अब इस प्रोजेक्ट में लोग एंगेज किए जाने चाहिए थे, क्या इस पर वर्कआउट हुआ? देखिए, जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया एनएचपीसी की एक पॉलिसी रही है कि बिना लोकल सपोर्ट के हम कभी काम नहीं कर सकते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 3000 लोगों ने काम किया, जिसमें से आधे जो थे वो लोकल लोग थे। तो 1500 लोगों को हमने रोज़गार मुहैया कराया लगातार 6-7 साल जब तक एक परियोजना का काम होता रहा। और अब जो है जिनकी ज़मीन गई, जिनको हम PF कहते हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने बाज़ाब्ता एक R&R पॉलिसी हम लोगों ने जो बनाई उसके हिसाब से एक पैकेज हो गया। उसमें 171 करोड़ रुपया हमने बांटा है। वो कैसे बांटा? जो जिसकी ज़मीन पूरी चली गई उसको 10 लाख जो प्रति कनाल के हिसाब से उसको मुआवजा दिया गया और उसके अलावा उनको रहने के लिए जो घर उनको चाहिए था नया बनाने के लिए उसके अलग से पैसे दिए गए। पहले 7 लाख स्टेट गवर्नमेंट ने मंजूर किए थे, बाद में 12 लाख बढ़ाए। तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा उससे बेटर ही करके। और वजीर आजम के एक रोजा दौरे से सियासी जमातें खासी पुरुम्मीद हैं। हुक्मरान जमात के साथ साथ अपोजिशन पार्टियां भी मान रही हैं कि पीएम के दौरे से वादी के लोगों में मुस्बत पैगाम गया है। PDP के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने किए का दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के दौरे के तनाजुर में हमारे साथ रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला लोकसभा मेंबर PDP के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब मौजूद हैं। बेग साहब, आप प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर को और दौरे को किस तरह से देखते हैं? ये एक खैर सगाली का दौरा था और कश्मीर में जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कनेक्टिविटी की, चाहे सड़क के ज़रिए हो या टनल के ज़रिए हो, तो ये कनेक्टिविटी दोनों कनेक्टिविटी पे उतर आते हैं। तो पैगाम इनके जो थे, एक ही लोगों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लोगों के साथ रिश्ते बनने चाहिए। और दूसरा सड़कें, बिजली का सिस्टम, इसमें भी तरक्की होनी चाहिए। ये पैगाम था। बेग साहब, वहीं सीज फायर का दिफा करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन लोगों के लिए ये मैसेज होगा कि रमज़ान का महीना जो है सबके लिए बेहतरी का महीना होना चाहिए। तो क्या इस मैसेज का भरपूर फ़ायदा अपोनेंट्स को उठाना चाहिए जो वज़ीर आज़म यहाँ से कह के गई? देखिए, अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो तो जाहिर है कि खुदा के सामने भी और लोगों के सामने भी उनको जवाबदेह होना होगा। इन्होंने तो खुले दिल से कहा कि वो इस महीने की अजमत की वजह से सीज फायर कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान भी इसका उसी जज्बे से जवाब देगा। ओवरऑल देखें तो वज़ीर आज़म का जो दौरा है, जिस तरह से यूथ्स को उन्होंने एड्रेस किया कि इस महीने में उनको फ़िलहाल कोई ख़तरे की घड़ी नज़र नहीं आएगी, क्या माने कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यूसली नहीं होना चाहिए? ईद के बाद भी ऐसा माहौल तैयार हो कि सीज फायर की ज़रूरत ही ना पड़े? ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। हमारे ज़माने जब हमने पहले हुकूमत संभाली थी 2002 में, किस तरह कई बरसों के लिए अमन का माहौल कायम हो गया था। जी बिल्कुल। जब वाजपेयी साहब ने यहाँ आके बात की थी कि बाहर का मौसम आया है, बादल छट जाएंगे, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तो वो माहौल बन गया था। हो सकता है कि उनके आज के दौरे से अच्छा माहौल कायम हो, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब। और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के इत्तेहाद को बीजेपी की जानिब से नापाक इत्तेहाद कहे जाने को लेकर बीजेपी की खिंचाई करते हुए उनके और पीडीपी के इत्तेहाद पर सवाल उठाया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी ने अक्सर कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को नापाक इत्तेहाद करार दिया है। उनके लिए अच्छा होगा कि वो पीडीपी के साथ अपने इत्तेहाद पर भी रोशनी डालें।
वहीं कठुआ मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह और उनके हामियों ने मार्च निकाला। साबिका ऐलान के मुताबिक लाल सिंह की यह रैली लखनपुर से शुरू हुई, रैली कुटाह में खत्म होगी। 36 किलोमीटर की दूरी मुजाहिरीन पैदल ही तय करेंगे। लाल सिंह का कहना है कि कठुआ मामले की आड़ में डोगरा समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए लाल सिंह ने कहा कि क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट जम्मू के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में सबके साथ इंसाफ हो, इसके लिए जरूरी है कि मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंप दी जाए। इधर उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में जेरे इलाज इंडियन आर्मी के जवान मोहम्मद मतलूब जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। आपसी रंजिश के सबब हुई मारपीट में मतलूब को शदीद चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें कमांड ऑफिस के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अस्पताल से उनकी लाश जैसे ही गांव में पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। मुतासरा अहल खाना को तसल्ली और सब्र की तलकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। ताजियत के लिए आए लोगों ने मतलूब को नम आंखों से खराज अकीदत पेश की। जमीनी रंजिश के सबब हुए तसादुम में दोनों तरफ के 15 अफराद जख्मी हुए थे, इनमें खवातीन भी शामिल थी। इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एवैक्यूएट करने के बाद हमने तुरंत इसको जो है आर्मी हॉस्पिटल यहाँ पे जो 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड है वहाँ पहुँचाया। वहाँ से फिर इसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए MH जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उधमपुर है, तो वहाँ 5 से लेके कल रात 1 बजे तक ये ज़ेरे इलाज रहा। काफ़ी कोशिश की मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने, डॉक्टर्स ने इसको बचाने की। इधर पट्टन के एसडीएम एजाज अहमद ने खुले इलाकों में बने पुराने मॉडल के बैतुल खला को मिसमार करा दिया है। खूर इलाके में शुरू हुई इस मुहिम में एसडीएम के हमरा खूर के बीडीओ भी एसडीएम के साथ थे और एसडीएम ने लोगों से बाकी बचे बैतुल खला को खुद ही मिसमार करने की हिदायत दी है। इसके अलावा एसडीएम ने नाले के किनारे भी बैतुल खला की तामीर न करने की अपील की है। इसका टारगेट हमें जून एंडिंग मिला है कि हमें सारे लैट्रिन्स को जो है पुरानी रिवायती लैट्रिन्स थे उनको बंद करके नई फ्लश पॉइंट लैट्रिन्स देनी है। जहाँ जहाँ उन्होंने बनाए हैं लोगों ने तो वहाँ नहीं हम दे देंगे, लेकिन जहाँ APL BPL की लोग हैं उनको हम 12,000 रुपये के एवज वो लैट्रिन बनाने को कह रहे हैं। आपने आज भी देखा कि हमने चाहा कि जो बरलबे नाला जो लैट्रिन्स हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं और वो ज़्यादा मुज़र सेहत है। हमने ये चाहा कि वो फ़ौरन से पेशतर वो ये लैट्रिन्स उठाए और हम लोगों ने उनको वादा दिया है कि जो 12,000 रुपये सरकार की तरफ से चाहे स्वच्छ भारत मिशन में मिलने हैं चाहे MG नरेगा में बाद में, तो वो हम दे देंगे उनको, लेकिन उनको लैट्रिनें बनानी है और उनको अपना बिहेवियर बदलना है। अनंतनाग में साइंसी तहकीक और इजाद के लिए कायम की गई नौजवान साइंसदानों की सोसाइटी इन दिनों काफी चर्चा में है। ऐसे नौजवानों का ग्रुप है ये जिसने घर में ही लैब कायम कर रखा है। ये आपस में आइडियाज शेयर करते हैं और फिर सभी मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इनके रूहे रवा हैं 23 साला कयूम नायक। बैरूनी मुल्कों और रियासत के दूसरे सूबों में मुकीम जम्मू कश्मीर के तलबा फिजिक्स और बायोलॉजी समेत मुख्तलिफ साइंसी शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जिन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता वो रियासत में रहकर ही तहकीक और तजुर्बात में मसरूफ हैं। अनंतनाग के 23 साला कयूम नायक इन्हीं में से एक हैं। कयूम ने जहां चावल साफ करने और खेतों में बीज डालने की एक अनोखी मशीन का इजाद किया है, वहीं एक ऐसा रोबोट कलर सेंसर भी बनाया है जिसे मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है। कयूम का कहना है कि सिक्योरिटी दस्तों के लिए ये बेहद मुफीद साबित हो सकता है। बचपन से ही जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम दिखती थी, वहाँ उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर माइंड में आता है कोई मशीनरी या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो फिर मैंने उस पे काम करना स्टार्ट करा, कैसे हम मशीनें क्रिएट करेंगे, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और वैसे वैसे ही मैं मशीनें बनाता गया। इतना ही नहीं, कयूम ने नौजवानों का एक ऐसा ग्रुप कायम किया है जो तहकीक व तजुर्बे से दिलचस्पी रखता है। तजुर्बात के लिए कयूम ने घर में ही लेबॉर्ट्री बना रखी है। सब अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर करते हैं। जो मेरा क्लब चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैंने खुद क्रिएट किया है। पिछले 6 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनोवेटिव स्टूडेंट्स, जिसके हर एक स्टूडेंट के पास अपने अपने एक इनोवेशन है। बट अब हमें क्या उन इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। अब हम यही चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, प्लस हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्कशॉप है, लैब मिलनी चाहिए जिसमें हम काम करें।
इसमें हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे वर्कशॉप थोड़ा होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो आइडियाज़ थे पहले छोटे छोटे आइडियाज़ थे, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसके लिए हमें एक लैब चाहिए या वर्कशॉप होना चाहिए। कयूम की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि वो लैब के ज़रूरी आलात का खुद इंतज़ाम कर सके। कुछ आइडियाज़ है जो जिसका भी मैंने मशीनरी नहीं बनाई है, उसके लिए क्या होता है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो बनाने के लिए। तो हमें अभी तक कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है जिससे हम अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा पाए। हैरानी की बात है कि उसके तजुर्बात और इजादात का किसी महकमे ने नोटिस नहीं लिया। मकामी इंतजामिया भी उसके कारनामों से ना आशना है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, मिट्टी जरखेज भी है, पर अब जरूरत इस बात की है कि इस जरखेज जमी को सींचा जाए और वो नौजवान जो पुराशोभ हालात के बावजूद भी चाहते हैं कि वो इजादात की दुनिया में अपना नाम कमाए और न सिर्फ अपना बल्कि रियासत और मुल्क का नाम भी और रोशन करे। इन छोटे साइंसदानों की यही गुजारिश है कि अरबाब इक़दार अपनी तवज्जो इनकी ओर मरकूज करे और इनको एक तजुर्बा गाह बना के दे। कैमरा पर्सन आरिफ वानी के साथ खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, डूरू, अनंतनाग। और पुंछ जिले के लोरन ब्लॉक के लोयल बेला गर्ल्स मिडिल स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने को मजबूर हैं, क्योंकि जिस कमरे में ये बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं वो कभी भी गिर सकते हैं और स्कूल के पास बच्चों के बैठाने के लिए दूसरे कमरे नहीं हैं। मरकजी और रियासती सरकारें आए दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी तालीम और जरूरी सहूलियात मुहैया करवाने के दावे करती हैं, लेकिन पुंछ में लोरन ब्लॉक के लोयल बेला गर्ल्स मिडिल स्कूल में बच्चे स्कूली इमारतों में नहीं बल्कि एक खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। वो शौक में ऐसा नहीं करते, दरअसल वो मजबूर हैं, क्योंकि जिस कमरे में बैठकर वो तालीम हासिल करते हैं वो कमरा कभी भी गिर सकता है और बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए मजबूरन उन्हें बाहर ही बैठना पड़ रहा है। पे हमें 2 कमरे हैं, एक में हम बैठते हैं 8th क्लास, तो बाकी बच्चे बाहर बैठते हैं। तो एक कमरा है और वहाँ पे लेंटर डाला हुआ है, पानी आता है, वहाँ पे बारिश होती है तब भी बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा बारिश आती है। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि एक मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कभी भी गिर सकता है। अब स्कूल के तलबा के लिए एक ही कमरा बचता है। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद रफीक कोहली का कहना है कि महकमे तालीम के ओहदेदारों को कई बार स्कूल के हालात की जानकारी दी गई, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। 2 कमरे हैं हमारे पास, लेकिन एक कमरा तो हमने बंद कर दिया है। दरख्त के जो पीछे है, जो दरख्त के नीचे आया है, इस वक्त दरख्त जो है वो किसी वक्त भी उसके ऊपर गिर सकता है। किचन में ही हम जो काम करते हैं बैठकर, जो अब हमें इंफॉर्मेशन या और कोई जो है जानी पड़ती है बनाकर। इस साल हमारे दूसरे चौधरी गुलाम हुसैन साहब जेडीओ साहब आए, उनको मैंने यहाँ इनवाइट किया, उनको प्रॉब्लम पूरी बताई मैंने कि देखो एक कमरा है हमारे पास यूजेबल था, उस पर भी दरख्त गिरने वाला है, कब कैजुअलिटी हो जाए, बच्चों की हो जाए, मेरी हो जाए, स्टाफ की हो जाए, मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसका कुछ हल निकालें। उन्होंने भी वो एक कमेटी बनाई, उसके बाद उन्हें डीसी साहब को भी लेटर लिखा है, मगर अभी उसका हल नहीं निकला। कल भी हमने उनसे बात की थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं जल्दी इसका कुछ कर रहा हूँ, मगर हमें तो प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए कोई किसी एक कमरे में 8 क्लास से कैसे हम उनको पढ़ा सकते हैं। वहीं स्कूल के तलबा का कहना है कि स्कूल के खस्ता हाल होने की वजह से उन्हें पढ़ने में परेशानी पेश आती है, तो दूसरी तरफ वालिदैन इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं उनके बच्चों के साथ कोई हादसा न हो जाए। हम की पढ़ाई का ये होता है कि जैसे वो उधर जैसे स्कूल बाकी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे हम भी पढ़ सकें। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि हमारे पास स्कूल नहीं है, बिल्डिंग जो है हमारे पास वो बिल्कुल नहीं है, जो है भी टूटी फूटी वो भी ऐसी है कि जिसके अंदर हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो गिरने के करीब है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने जो दरख्त है, इसका बहुत बड़ा हमें खदशा रहता है। जब थोड़ी सी बारिश होती है या थोड़ी सी हवा चलती है तो बच्चों के वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं और टीचर हजरात खुद परेशान हो जाते हैं कि
कहीं ऐसा ना हो दरख्त गिर जाए, कोई बच्चा नीचे आ जाए, तो उसका जो है हम तमाम को परेशानी रहती है। तो जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ी जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इतनी बदइंतजामी के बावजूद तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस उम्मीद में सरकारी अफसरान से गुहार लगाते हैं कि शायद उनकी परेशानी से पिघल कर उनके लिए स्कूल और ज़रूरी सहूलियात मुहैया करवा दी जाएं। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। और भदरवा में उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को एक शख्स ने फिर दागदार करने की कोशिश की। सोठा गांव में वाकई मिडिल स्कूल गोंडा में दर्जा 8 में पढ़ने वाली एक तालिबा ने स्कूल के ही एक टीचर पर नाजेबा सलूक और असमत दरी की कोशिश का इल्जाम लगाया है। इल्जाम की बुनियाद पर पुलिस ने मुल्जिम टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और इस वाकये के बाद गांव के लोगों में काफी नाराजगी पाई जाती है। गोंडा मिडिल स्कूल में सोठा की तकरीबन 25 लड़कियां जेर तालीम है और ज्यादातर लोगों ने बच्चियों को घर बैठाने का फैसला कर लिया है। गांव वालों की नाराजगी को देखते हुए भल्ला के तहसीलदार और जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने दोनों लोगों से मुलाकात करके मुल्जिम टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया है। तो उसको चेक किया मैंने, उसमें कुछ नहीं निकला। मैंने लड़की को बोला अंदर ले जा, तो वो अंदर चली गई। दूसरे सर जो सुरेश सर जिनके खिलाफ FIR लगी है, वो जो सुरेश सर है अंदर गए तो लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ की। तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़की के साथ कुछ तलाशी के बहाने कुछ छेड़छाड़ हुई है उसके साथ। तो मैंने उनसे फिर ये कहा कि ठीक है, आपने अगर उसने टीचर ने छेड़छाड़ की है, आपने FIR दे दी है, वो अरेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद कुछ पहले लोग बोलने लगे कि हमें ये स्कूल बंद होना चाहिए, हम अपने बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैंने उनको कन्विंस कहा, मैंने कहा ऐसा मत करिए आप, ठीक है एक टीचर ने अगर कोई गलती की है इसका मतलब ये तो नहीं बाकी सारे खराब हैं। तो उन्होंने इसमें कहा कि नहीं, बाकी स्टाफ जो है अच्छा स्टाफ है, उसको यहाँ से ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। जिसमें कि जो ये कल हर्षब बीता है तो आज सारे लड़के डरे हुए हैं, तो वो स्कूल जाने से मतलब बिल्कुल वो खतरा रहे हैं कि आज इस छोटी मासूम बच्ची के साथ में ऐसा केस हुआ, हो सकता है कल दूसरे के साथ हो सकता है। तो ऐसे टीचर की जरूरत ही क्या, उसमें उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और हमारे को बच्चों का जो है तो सर्टिफिकेट वापस मिलना चाहिए, ताकि हम इस पढ़ाई से तो बगैर पढ़ाई अनपढ़ ही बच्चे हमारे ठीक है। और बिजली सप्लाई में तफरीक और पसंद और नापसंद का ख्याल किया जाता है। जी हां, अग्री कलान के लोगों की बातों पर अगर यकीन करें तो मागम के इलाके में यही सब कुछ हो रहा है और बिजली सप्लाई में कुछ मखसूस इलाकों को फायदा पहुंचाने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं और PDD महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है। मकामी लोगों का कहना है कि एक ट्रांसफार्मर जानबूझकर ज्यादा दबाव डाला जा रहा है एक ट्रांसफार्मर पर, और गांव में 2 ट्रांसफार्मर हैं। गांव वालों के मुताबिक एक ट्रांसफार्मर पर 12 गांव का, जबकि दूसरे में 4-5 गांव इससे जुड़े हुए हैं। गांव वालों ने सभी गांव में बराबर बिजली फराहम करने का मुतालबा किया है। यार रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने हफ्तावार शुमारे के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं जी सलाम। और नाजरीन, ये खास मौका है इतवार का, हमारे हफ्तावार शुमारे का। इसमें हम उन तमाम बड़ी खबरों को शामिल करते हैं जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं और बात करेंगे सबसे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की। और अपनी नौयत के एतबार से भी ये खबरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं खासी अहम रहती हैं। तो हफ्ते को वजीर आजम का जम्मू कश्मीर दौरा इस लिहाज से काफी अहम रहा कि एक रोजा दौरे के दौरान PM मोदी ने 3 खित्तों का दौरा कर लिया। वजीर आजम का पहला पड़ाव रहा लेह और लद्दाख। PM मोदी के मौजूदा जम्मू कश्मीर दौरे का पहला पड़ाव था लेह। लेह में वजीर आजम ने 19वें कोशुक बकुला रिम्बोचे की 7 साला तकरीब में शिरकत की। 2014 के बाद पहली दफा लेह आए वजीर आजम ने स्टेज पर पहुंचते ही हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया। लोगों ने भी ताली बजाकर PM को खुश आमदीद कहा।
कोशुक बकुला रिम्पोचे को लेह की अजीम सियासी व मजहबी शख्सियत माना जाता है। 21 मई 1917 को माथो में पैदा हुए रिम्पोचे ने लहासा में तालीम हासिल की थी। गोम्पा स्तूप के बड़े पुजारी होने के साथ साथ वो हायान मसलक के मुबल्लिग और आलिम भी थे। असेंबली और पार्लियामेंट में लेह लद्दाख की नुमाइंदगी कर चुके रिम्पोचे मंगोलिया में हिंदुस्तान के सफीर भी रह चुके थे। 2003 में इंतकाल से कब्ल उन्होंने बौद्ध मजहब की अहिया के लिए कई अहम काम किए। वज़ीर आज़म ने उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि आम लोगों के साथ साथ सिफारती दुनिया से जुड़े लोग भी रिम्पोचे से सबक हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान ही वज़ीर आज़म ने जोजिला सुरंग के नक्शे की रूनुमाई की और प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। 14 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के दरमियान पूरे साल राब्ता कायम हो जाएगा। वाज़ेह हो कि नवंबर से मार्च तक इस इलाके का राब्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुनक़ता रहता है। 6800 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाली जोजिला सुरंग के 2026 तक बनने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि लेबर फोर्स इलाकाई सतह पर हासिल किया जाएगा। और मैं आपको और दूसरा आश्वासन देना चाहता हूं कि इस टनल में काम करने के लिए 90% से स्थानिक युवाओं को भी इसका काम मिलेगा और उनको बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। तामीर के बाद जोजिला सुरंग मुल्क की सबसे बड़ी रोड टनल होगी। इसके अलावा ये एशिया की सबसे तवील 2 रुखी सुरंग भी होगी। सुरंग बनने से जहां आमदोरफ्त में आसानी होगी, वहीं इलाके की सियाहत को भी फरोग मिलेगा। एक दिन में जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख हो, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि वजीर आजम की सदारत में मालियाती उमूर की कैबिनेट कमेटी ने प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 6800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। बाल्टान से मीनामार्ग तक सुरंग बन जाने के बाद 4 घंटे की दूरी को सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम श्रीनगर पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने 330 मेगावाट वाली किशनगंगा बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। साथ ही पीएम ने 42.1 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का भी संग बुनियाद रखा। लेह के बाद वजीर आजम पहुंचे श्रीनगर। शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में वजीर आजम ने किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस पावर प्रोजेक्ट से 330 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इसके अलावा वजीर आजम ने श्रीनगर रिंग रोड का भी संग बुनियाद रखा। 42.1 किलोमीटर लंबी रिंग रोड गलंदर को सुंबल से जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा कारगिल और लेह जाने के लिए भी ये रास्ता मुहैया कराएगी। रिंग रोड की तामीर पर तकरीबन 1860 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। तवानाई और सयाहत के शोबे में मौजूदा इम्कानात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रियासत इन शोबों में दूसरे सूबों की रहनुमाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कई नदियां हैं, यहाँ जल विद्युत की पार संभावना है। ये देश का वो हिस्सा है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि देश के लिए भी बिजली पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। साथियों, पूरे विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की पूरी अर्थव्यवस्था, टूरिज्म पूरे केंद्रित है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। अकेले जम्मू कश्मीर में वो क्षमता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की गति और बढ़ा सकने का सामर्थ्य रखता है। इस मौके पर वजीर आजम ने सिविल सर्विस में कामयाब रियासती नौजवानों, खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाली एथलीट और डल लेक की सफाई करने वाली लड़की का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार रियासत के नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। 5 साल की जन्नत डल लेक को साफ करने के लिए मिशन में जुटी। जब देश का भविष्य इतना पवित्र और स्वच्छ सोचता है
तब मुझे इस अभियान का एक सदस्य होने के नाते और भी खुशी होती है। सिविल सेवा में जब यहाँ के नौजवानों का नाम देखता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, तो मेरी खुशी दोगुना हो जाती है। वजीर आजम का ये दौरा सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडे तक ही महदूद नहीं था, इसके सियासी माने भी थे। रमजान में एक तरफा सीज फायर के ऐलान के बाद तो इस दौरे की सियासी अहमियत और बढ़ गई थी। वजीर आला ने इस फैसले पर बड़े जज्बाती अंदाज में वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। महबूबा यही नहीं रुकी। वजीर आजम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मसले को उनके जैसा कोई मजबूत सियासी कद रखने वाला शख्स ही हल कर सकता है। हमारा भी जो मिलना है आपसे ही मिलना है, इस मुल्क से मिलना है, इस मुल्क के लोगों से मिलना है। आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं जिसको इतना बड़ा मेजॉरिटी वोट मिला है, आपसे मिलना है। आपने हमारे जख्मों को मरहम करने, और आप ही हैं जो हमारी खातिर, जम्मू कश्मीर के लोगों की खातिर आप चल के पाकिस्तान चले गए। जब हमने एक तरफ से ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, तो वहां से जो पाकिस्तान से हमें उम्मीद थी कि उनका रिस्पांस मिलना चाहिए था, इस रमजान के मुकद्दस महीने में जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, अभी तक हमें वो नजर नहीं आ रहा है। वजीर आला की तकरीर के बाद उम्मीद थी कि वजीर आजम भी अपनी तकरीरों में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन उनकी तकरीर डेवलपमेंट के एजेंडे तक ही महदूद रही। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की हौसला अफजाई और जेके पुलिस फोर्स में मजीद भर्ती का ऐलान कर उन्होंने मन की बात बता दी। जम्मू कश्मीर पुलिस को सशक्त करने के लिए 5 इंडियन रिजर्व बटालियन स्वीकृत की गई है। यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सेना के जवान हो, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल हालत में भी आप शानदार काम कर रहे हैं। एक रोजा जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वजीर आजम ने कई तरक्कियाती मंसूबों की शुरुआत की। पीएम ने चंद घंटों के क़याम के दौरान ही रियासत को 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। वजीर आजम के दौरे से ऐन कबल RS पुरा, अरनिया और सांबा सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई, जिसमें कि फौज के जवान और शहरी दोनों हलाक हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से एक दिन पहले पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। कश्मीर के RS पुरा और अरनिया सेक्टर में पाक रेंजर्स ने जुमेरात की रात भारी हथियारों से फायरिंग की। इसमें BSF के जवान सीताराम उपाध्याय शहीद हो गए। सीताराम 28 साल के थे। इसके अलावा 2 आम शहरियों की भी जान गई है। BSF अफसर समेत कई लोग जख्मी हैं। देखिए, जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई, हमने बिल्कुल अपने जितनी भी BSF जो बख्तबंद गाड़ियाँ थी उनको सर्विस में प्रेजेंट किया था, इंक्लूडिंग मेरी अपनी गाड़ी जो है वो भी हमने लगाई हुई है। और क्योंकि एरिया काफ़ी वास्ट है, हमने जितना भी हो सका हमने लोगों को बाहर निकाला, और ये लगातार हमारी जा रहे हैं। हमारे SSP जो जम्मू है वो वहीं पे कैंप कर रहे हैं। देखिए, 4 सिविलियंस शहीद हुए हैं। एक BSF वाले की शहादत हुई है कल रात को, और 12 सिविलियन जो है इंजर्ड है अभी तक। बता दें कि वजीर आजम मोदी 19 मई को जम्मू जाएंगे। इसके पहले पाकिस्तान 14 मई से अब तक 3 बार LOC पर हिंदुस्तानी इलाके में गोलाबारी कर चुका है। 14 मई की रात सांबा सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में एक BSF जवान शहीद हुआ था। पाकिस्तान ने बीते 4 दिनों में तीसरी बार गोलाबारी की है। इसके पहले पाकिस्तान की ओर से 16 और 17 मई को भी हीरानगर में फायरिंग की गई। इसमें एक BSF का जवान जख्मी भी हुआ था। पाकिस्तान की ओर से जो आज सीज फायर वायलेशन किया गया, कई जो BSF चौकियां हैं RS पुरा सेक्टर में, सुचेतगढ़ में और खासकर जो है अरनिया सेक्टर में निशाना बनाया गया है। वहीं रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। BSF का एक जवान घायल है, तो एक जवान जो सीताराम वो शहीद हो गया। ऐसे में BSF की ओर से भी जो मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तान को दिया गया है। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। गुज़िश्ता हफ्ते सरकारी बंगलों और मकानात पर नाजायज कब्जों की खबर चौंकाने वाली रही। पावर कॉरिडोर के करीब रहने वाले लोग ही कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी मुद्दत-ए-कार खत्म होने के बावजूद लीडर और ब्यूरोक्रेट्स सरकारी बंगलों पर काबिज हैं।
जम्मू का ये वीवीआईपी एरिया है। इन इलाकों में वुज़रा, रुकने असेंबली और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइश गाहें हैं। लेकिन बहुत से मकानात ऐसे हैं जिन पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है जो इसकी अहलियत खो चुके हैं। ऐसे कई मकानात हैं जिन पर रिटायर्ड अफसरान और इलेक्शन हार चुके सियासतदानों का कब्जा है। इनकी वजह से मौजूदा अरकान असेंबली को सरकारी मकानों के बजाय किराए के मकान में रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इसका बोझ सरकारी खजाने पर ही पड़ता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने मुद्दत-ए-कार खत्म होने के बाद भी सरकारी इमारतों को खाली नहीं किया है। ये कम से कम 375 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी एंटाइटलमेंट नहीं बनती, जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं, जिनका एमएलए का या एमएलसी का या उनका टर्म पूरा हो चुका है, उसके बावजूद वो इन क्वार्टर्स को अभी तक खाली नहीं करते। हैरान करने वाले उसमें तथ्य है कि ये जो लॉ मेकर्स हैं ये लोगों के लिए कानून बनाते हैं और लोगों को कानून पे चलने के लिए कहते हैं, खुद उस कानून की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, ये चीजें सामने आती हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने आरटीआई दाखिल कर सीएजी से उन लोगों की तफसीलात पूछी थी जो सरकारी इमारतों पर काबिज हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 100 मकानात ऐसे हैं जो साबिक वुज़रा, अरकान असेंबली और रुकने पार्लियामेंट के कब्जे में हैं। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जम्मू में ही नहीं है बल्कि श्रीनगर में भी यही हाल है। हुकूमत पर इसका दोहरा बोझ पड़ता है। एक तो प्राइवेट मकानों का किराया और दूसरे सरकारी मकानात को दी जाने वाली सहूलियात का। मकानात खाली कराने का नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन नोटिसों का तो फिलहाल कोई असर पड़ता नहीं दिखाई देता। स्पेशल स्टेटस से बंधी हुई स्टेट है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्टेट्स का जो प्रोटोकॉल है उसको एंजॉय किया जाए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त नौकर, और वो प्रोटोकॉल वो एंजॉय करते हैं। और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं और फिर 2-4 साल निकाल देते हैं। जो पहले वाले लोग होते हैं ये रिटायर्ड होने के बाद भी वो अकोमोडेशंस नहीं छोड़ते और वो एक ट्रेडिशन बन गई है, आदत बन गई है। इसके लिए मैं चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए ऐसे। हालांकि 2004 में जारी ज़ाब्ते के मुताबिक मुद्दत-ए-कार खत्म होने के 1 माह और मौत की सूरत में 2 माह के अंदर मकान खाली करना जरूरी है, लेकिन सियासतदानों और अफसरान के लिए ये ज़ाब्ते बेमानी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कब्जा बरकरार रखने के लिए ज्यादातर लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले रखा है। कानून बनाने और उस पर अमल कराने वालों का ये कानून मुखालिफ रवैया आम लोगों की समझ से बालातर है। अगर यही गलत कर रहे हैं तो हम किससे सही की उम्मीद कर सकते हैं? अगर यही इलीगल काम कर रहे हैं तो लीगल के लिए किस लीगल रिकोर्स कहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे? जब भी वो अपनी डिमिट करता है ऑफिस, वो एक कॉमन आदमी है और एक अगर उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके एथिक वैल्यूज़ हैं, तो उसको इमीडिएटली उसको वकेट कर देना चाहिए। जो आम नागरिक है उसको तो कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। इनको फैसिलिटियाँ मिलती हैं, ये फैसिलिटी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चलो चलते रहे, हमारा ऐसा ही चलता रहे, ना बिजली का खर्चा है, ना पानी का खर्चा है, ना गाड़ियों का खर्चा है। सरकारी बंगलों की देखरेख का जिम्मा स्टेट डिपार्टमेंट का होता है। अलॉटमेंट से लेकर कब्जा वापस लेने का सारा काम इसी के जिम्मे है। ड्यूटी निभाने के लिए महकमा वक्त पर नोटिस भेजने का काम करता रहता है। रूल्स आर वेरी क्लियर कि वंस यू सीज टू होल्ड पोजीशन तो उसके 1 महीने के बाद खाली करना होता है। लेकिन चूंकि हमारी स्टेट में कुछ इश्यूज थे, लोग कोर्ट चले गए, कहीं स्टेज हो गए, तो उसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो वी हैव गॉट द फेवरेबल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, तो उसके बाद हमने कार्रवाई की है, मैक्सिमम खाली करवा लिए। कुछ एक जो रहता है वो भी शॉर्टली हम खाली करवा लेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की इन नोटिसों का क्या असर होता है ये तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा, लेकिन यूपी समेत कुछ दीगर रियासतों में इस जानिब पेशरफ्त हुई है। हालांकि अभी इसका नतीजा देखने को नहीं मिला है, लेकिन हुकूमत इससे कुछ सबक तो हासिल कर ही सकती है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, यही एक मुहावरा सिद्ध हो सकता है हमारे साबका लेजिस्लेटर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जिनका टेन्योर तो मुकम्मल हो चुका है लेकिन सरकारी कोठरियों में अभी भी काबिज हैं और सभी सुख सुविधाएं जो सरकारी होती हैं वो भी मुहैया हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो नियम और कानून की चक्की है उसमें केवल आम इंसान ही क्यों पिसता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस।
आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गुज़िश्ता हफ्ते से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है और इबादत गाहों के साथ साथ बाजारों की रौनक भी बढ़ गई है। खाने पीने की जरूरी अशिया के साथ साथ टोपी, जाए नमाज, तस्बीह, मजहबी किताबों और इत्र की जबरदस्त खरीदारी हो रही है। बाजारों की ये चहल पहल रमजान की आमद के सबब है। माह मुबारक की आमद से कबल ही मार्केट में रौनक आ गई है। खरीदारी का दौर भी शुरू हो चुका है। रमजान में चूंकि इबादत व रियाजत का खास एहतमाम किया जाता है, इसलिए इससे मुताल्लिक चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। तालाब खटिकान में वाक़ई मस्जिद के आसपास जो दुकानें हैं, उनमें सबसे ज्यादा भीड़ इत्र, टोपी, जायनमाज खरीदारों की है। दीनी किताबों के साथ साथ औकात नमाज और औकात इफ्तार और सहरी के चार्ट की भी खासी डिमांड है। इसको हम बड़ी खुशी से मनाते हैं क्योंकि इस महीने में जो रमज़ान का महीना है, इसमें एक इबादत का अपना ही मज़ा है। हर चीज़ का सवाब जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। एक गुना की नमाज का 70 गुना चला जाता है। ये काफ़ी बरकतों वाला महीना है। ये महीना पैगाम देता है हमें एक दूसरे से भाईचारे का, एक दूसरे का एहसास का। अल्लाह करे तमाम दुनिया में अमन हो। अगले एक माह तक रोजेदार के शबो रोज नमाज, तिलावत और दूसरी इबादत करते हुए गुजरते हैं। सारा जोर अल्लाह की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने और मग़फ़िरत हासिल करने पर होता है। सबकी भलाई के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच रोजाना के मामूलात मुतासिर नहीं होते। कारोबार जिंदगी भी चलता रहता है। दुकानदारों को इससे फायदा भी होता है। जो परेशानी खत्म हो जाए, वो साथ में हम चाहते हैं कि ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन रहे, भाईचारा रहे, कायम रहे। और कल से ये हमारा जो माह रमज़ान है वो शुरू हो रहा है सर। औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, जितने भी हैं लोग हैं, बीवी बच्चे लेकर आते हैं, यहाँ खुशी से आते हैं। हमारे पास ये तस्बीहां, टोपी, कुरान शरीफ वगैरह। इस्लाम के 5 बुनियादी सतूनों में से एक रमजान भी है। मजहब इस्लाम में इस माह की काफी फजीलत बयान की गई है। दूसरे इब्राहिमी मज़हब में भी रोजे फर्ज थे। इसी महीने कुरान नाजिल की गई। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। वहीं रमजान की आमद से कबल ही माह स्याम के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गुरबा, मसाकीन, यतीम और बेवाओं की जरूरतों को ख्याल में रखते हुए भदरवा में यतीम फाउंडेशन की जानिब से बेवा खवातीन में खासतौर से राष्ट्र किट्स तकसीम की गई, जिसमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ दूसरी चीजें भी मौजूद थी। तीन दिनों बाद माह मुबारक रमजान शुरू होने जा रहा है। रमजान में इबादत के साथ साथ गरीब व मसाकीन की दिलजोई का भी खास हुक्म है। यही वजह है कि माह रमजान में इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर ज़कात, फितरा और सदकात का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। भदरवा में यतीम फाउंडेशन की जानिब से बेवाओं में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। विडो वेलफेयर प्रोग्राम के तहत मुंतखब 82 बेवा ख्वातीन को राशन किट्स दिए गए। खास बात यह है कि इस सिलसिले में गैर मुस्लिम भाई भी भरपूर ताउन करते हैं। यहाँ डोनेशन मुस्लिम्स की भी आती है, नॉन मुस्लिम्स की, और बेनिफिशरीज भी यहाँ दोनों हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। आज की ये जो मुस्लिम राशन देते हैं, जिसमें आटा, चावल, खांड, घी, किचन की जो जितनी भी आइटम्स हैं, वो उनको हम रमजान के मौके पर देते हैं। यतीम फाउंडेशन बेवाओं की मुख्तलिफ तरीकों से मदद करता है। घर बार चलाने के लिए हर 2 महीने पर उनकी माली मदद की जाती है। इसके अलावा फाउंडेशन इनके बच्चों की तालीम का खर्च भी उठाता है। मुझे 8 साल हो गए जब पति गुजर गए, तो मुझे किसी का सहारा नहीं था, ना कोई घर में था। मुझे इधर से ही मदद मिली है। मुझे 3 बच्चे हैं और कोई नहीं घर में। ईद के लिए कपड़े भी मिलते हैं, पैसे भी देते हैं। 5 साल से पहले मुझे पति का डेथ हुई है, तब से मुझे यतीम फाउंडेशन से मदद मिल रही है। बच्चों के लिए भी, हमारे भी लिए भी। हमारा घर चलता है यतीम फाउंडेशन से। आमतौर पर विडो वेलफेयर प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली इमदादी रकम
जरूरतमंदों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन रमजान के पेश नजर इस दफा राशन किट्स फराहम करने का फैसला किया गया। वाज़ेह हो कि रमजान में माल व असबाब से जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने की बड़ी फजीलत है। इस वजह से जाती और इज्तिमाई सतह पर लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं। जी सलाम के लिए भदरवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर को सूफियों और बुजुर्गों का मस्कन कहा जाता है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर किसी बुजुर्ग का आस्थाना ना हो। इन आस्थानों पर सभी फिरके के लोग हाजिरी देते हैं, लेकिन इनमें भी बांदीपुरा और गुरेज के दरमियान वाक़ई पीर बाबा का आस्थाना तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ एक ही अहाते में मंदिर भी है और मस्जिद भी है। ये खबर हमने आपको दिखाई थी इस हफ्ते। आइए एक बार फिर से देखते हैं रिपोर्ट। हजारों फीट बुलंदी पर जी सलाम की टीम उस मुकाम पर है जो वादी की कदीम रवायत का अमीन है। कुदरती मनाजिर के सबब ये रास्ता जितना खूबसूरत है, उस पर सफर करना उतना ही मुश्किल। ये रास्ता बांदीपुरा से गुरेज की तरफ जाता है। इनके दरमियान ही वाक़े है पीर बाबा। दाखिली दरवाजे के ऊपर बने इन सिंबल्स को देखिए। मजहबी हमाहंगी की ऐसी मिसालें आपको कम ही देखने को मिलेंगी। मंदिरों के घंटे, अजान की सदाएं और गुरबानी, बेक वक्त तीनों आवाजें माहौल में गूंजती हैं। यहाँ के दरवाजे सभी मजाहिब के लिए खुले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी इस दरवाजे पर हाजिरी देते हैं। सालों से ये रवायत चली आ रही है। मुश्किल रास्तों से गुजरने वाला हर शख्स यहाँ आकर रुक जाता है। सर ये बांदीपुर और गुरेज का है, बीजी रोड है। ये हमारा ही सेक्टर है। इसमें जब भी हम ऊपर के लिए जाते हैं, हम जहाँ एक तरफ हमारा मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है, हम दोनों तरफ मत्था टेक के और जहाँ से अपनी मुराद पूरी करके जाते हैं, आते जाते हम जहाँ हर टाइम रुक के जाते हैं और अपने अगले गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। कहा जाता है कि 1930 के आसपास पीर बाबा पाकिस्तान से आकर इस जगह आबाद हो गए थे। बाकी की पूरी जिंदगी उन्होंने यहीं गुजारी। उनकी यहीं तदफीन भी हुई। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने में सर्फ कर दी। और यहाँ इंतज़ाम भी बहुत, आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ लंगर मुफ्त मिलता है, चाय मिलती है, पानी मिलता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये खूबसूरत बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ जो बर्फ़ है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि लोग आए इस जगह पर, देखें इस पीर बाबा को, ये कहाँ पर रहता है और कहाँ से आया है। कम से कम इस हिस्ट्री को तो जानना चाहिए लोगों को। एक ही अहाते में मंदिर व मस्जिद की रखरखाव की सारी जिम्मेदारी आर्मी संभालती है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। जी सलाम के लिए बांदीपुरा से शहजाद भट्ट की रिपोर्ट। तो ये था कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा। जी सलाम पर तमाम खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए जी सलाम।